नमस्कार दोस्तों। सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं और आज चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। दोस्तों, आज का लेसन बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए ये लेसन आप यदि देखते हो तो पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं आज आपको ऐसी विधि बताने वाला हूँ कि आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। हम लॉजिकल तरीके से किस प्रकार ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं, उसका आज शानदार आपके लिए एक चैप्टर होने वाला है। तो इसको पूरा ज़रूर देखना है और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हो और उनसे जुड़ सकते हो। और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, जितने भी मैं लेसन बनाता हूँ उनकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, इस एनसीईआरटी में बहुत ही शानदार अच्छे चैप्टर है, जहाँ से यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। जैसे इसमें ये बताया गया है कि स्थल की ऊंचाई के अनुसार वनस्पति एक दूसरे से संबंधित है। एक तो स्थल की ऊंचाई और वनस्पति के में कैसा संबंध है कि ऊंचाई के हिसाब से भी वनस्पति पाई जा सकती है। जैसे इसमें लिखा है कि ऊंचाई के हिसाब से परिवर्तन के साथ क्या होता है, जलवायु में भी परिवर्तन होता है, इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इसमें बताया गया कि हालांकि हम जानते हैं कि अलग अलग जलवायु में अलग अलग वनस्पति होती है, ठीक है, ये आप जानते हो कि विश्व का मैप जब भी हम पढ़ते हैं, जलवायु उसमें पढ़ते हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जलवायु का अध्ययन करने के बाद में हम क्या करते हैं, विश्व की वनस्पति का भी अध्ययन करते हैं। तो जलवायु वाला चैप्टर यदि सही से पता होता है तो वनस्पति भी सही से पता होती है। लेकिन अभी 7th क्लास की एनसीईआरटी में क्या है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताया गया, सिंपल से इतना हिंट दिया गया है, छोटी छोटी बातें बताई गई है कि वनस्पति किस पर निर्भर करती है, जलवायु पर निर्भर करती है, उसमें तापमान और आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, मृदा ढाल स्थल रूप आदि पर डिपेंड करती है। बाकी ये होता है, जैसे ये इसमें जो लाइन बताई गई है कि जैसे हम यदि ऊंचाई के हिसाब से एग्जाम्पल देखें, ठीक है, जैसे आप हिमालय में देखो तो हिमालय वाले जो नीचे वाले क्षेत्र हैं उसमें कैसे वन पाए जाएंगे, उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भी पाए जा सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं ना, तो हमें जो भूमध्य रेखा से लेकर टुंड्रा पर जो वन मिलते हैं ना, वो हमें हिमालय में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे नीचे वाले स्तर पर सदाबहार वन मिल सकते हैं, फिर पर्णपाती वन मिल सकते हैं, मानसूनी वन मिल सकते हैं। ऊपर वाले एरिया में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर हमें कैसे वन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिलेंगे अल्पाइन घास के मैदान आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे टेगा वाले जो शंकुधारी वन है वो मिल सकते हैं आपको। ऊपरी ऊपर जो टुंड्रा पे जो काई और लाइकेन है वो आपको वन मिल सकते हैं। तो ये बात सत्य है कि ऊंचाई के हिसाब से भी जलवायु में परिवर्तन होता है और उसमें भी वनस्पति मिलती है। यदि आप हिमालय में इसमें इस एग्जाम्पल को देखते हो तो हिमालय के अंदर भी हमें अलग अलग इसमें एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। तो ये भी मैप आपको ऐसा डायग्राम बना के भी आप एग्जाम में बता सकते हो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो। इसके अलावा इसमें बताया गया है, एक पादप को बताया गया है, यहाँ पे उसका नाम है रोडोडेंड्रॉन। जो पादप का नाम है, इसको बुरांस भी बोलते हैं और इंग्लिश में या इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन याद रखना इसको। और ये क्या है, उत्तराखंड राज्य का भी वहाँ का राज्य वृक्ष है। इसके अलावा नेपाल का राष्ट्रीय फूल भी है, इसको पुष्प भी माना गया है और हिमालय क्षेत्रों में ये लगभग 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और एक सदाबहार वृक्ष का एग्जाम्पल है। और इसका लाभ क्या है, हृदय रोग में बस इसका लाभ होता है, इसकी मेडिसिन में भी यूज होता है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आजकल आ रहे हैं कि एनसीईआरटी के अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखी गई है तो आप उसको थोड़ा सा गूगल करके डिटेल में इसको जान लिया करो। ये आपका ऐसा पादप है, ठीक है, रोडे रोडोडेंड्रोन इसका नाम है, उसको बुरांस भी बोलते हैं, क्या अभी नाम पड़ा था बुरांस, ठीक है। इसके अलावा ये बात होगी, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी में जो बॉक्स के अंदर चीज़ें दी गई है ना, उनको ढंग से आपको पढ़ना है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन एमसीक्यू निकल सकते हैं। तो वनस्पति किस पर निर्भर करती है, तापमान आर्द्रता ढाल और मिट्टी पर निर्भर करती है, ठीक है। इसमें बताया गया कि प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो वन होता है, वन आप जानते हो प्राकृतिक रूप से जो वन उगते हैं जंगल के अंदर, है ना, तो काफ़ी उनके कैनोपी यानी उसका वितान काफ़ी अच्छा होता है, घने जंगल होते हैं, तो उनको वन की परिभाषा में शामिल करेंगे। घास स्थल वो होते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होने लगती है, तो वहाँ पे क्या होगा, घने जंगल तो नहीं होंगे, क्या होगी, घास होगी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे ही वर्षा की मात्रा और कम होने लग जाएगी, मरुस्थलीय क्षेत्र में आप देखोगे वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ मिलेगी। तो वन कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे वर्षा बहुत अच्छी है, आर्द्रता अच्छी है, तापमान ठीक ठाक है, ठीक अच्छा तापमान है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे घास स्थल में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्षा की मात्रा कम होगी और घास स्थल से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कांटेदार झाड़ियाँ इसमें मिलेगी। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है, जैसे मैं अफ्रीका का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। आप अफ्रीका का देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आराम से डायग्राम बना सकते हो, जैसे मैंने अभी हाथ से बनाया इजीली, आराम से। इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई कि मुझे इनमें कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे हम देखते हैं कि हवाएं क्या करती है, जैसे जो भी पवन वगैरह आती है सबसे पहले महाद्वीप के पूर्वी पार्ट पर टकराती है, ठीक है, इस पार्ट पर टकराएगी, है ना। तो यहाँ पे मिलेंगे हमें
वन मिलेंगे, सदाबहार वन वगैरह मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे पवन आगे बढ़ती है, ठीक है, पवन आगे बढ़ती है तो वर्षा कम होगी, तो इस रीजन में क्या मिलेगा, घास के मैदान। तो यहाँ पे क्या है, सवाना घास के मैदान है। और जैसे ही पवन और आगे बढ़ेगी तो और वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर बचेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, मरुस्थल होगा। तो मरुस्थल होगा तो क्या होगा, कटली झाड़ियाँ, घास के मैदान नहीं होगी, कटली झाड़ियाँ और मरुद भी उत्पादित होंगे। तो ये एग्जाम्पल देके हमने समझा कि जैसे अफ्रीका का एग्जाम्पल देके समझा कि पवन सबसे पहले जहाँ टकराती है वहाँ पे अच्छी बारिश होगी, 100 से 150 सेंटीमीटर। वहाँ पे सदाबहार और मानसूनी या मतलब सदाबहार या अर्धसदाबहार वन मिलेंगे। आगे फिर घास के मतलब क्षेत्र मिलेंगे, और उससे आगे मरुस्थल वाला पार्ट मिलेगा। ये जो चीज़ है ना, हर जगह अप्लाइड होगी। आप किसी भी माध्यम पर अप्लाइड करके देखना, सब जगह ये लागू होगा सिद्धांत, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम आप पहले से तैयार रखा करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस के एग्जाम में, तो आप अफ्रीका का लेकर एग्जाम्पल, कोई केस स्टडी आप बता रहे हो, तो वहाँ पे आपने अच्छा सा मैप भी बना दिया। आगे जैसे है कि हिमालय में क्या है कि हिमालय में विश्व के सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुव तक के सभी वन पाए जाते हैं। अभी हमें बताया था ना कि एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले नीचे वाले सदाबहार वन हो गए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती हो गई, फिर टैगा हो गई, अल्पाइन हो गई, टुंड्रा वाले हो गए। तो ये सभी वन कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके हिमालय में पाए जाते हैं, पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में, दोनों में, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट आता है, यदि एग्जाम में प्रीलिम्स में ऐसा स्टेटमेंट आता है तो उसको आप राइट मानना, सही मानना, ठीक है। इसके अलावा आगे है कि ब्राज़ील अमेजन वन जो है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, और इनको पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं, या ऑक्सीजन ऑफ दी हाउस ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ये अमेजन वन। और ये आजकल चर्चा में क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि ब्राज़ील में जैसे डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो इन वनों का काफ़ी विनाश हो रहा है, और इनको लेकर काफ़ी चर्चा में रहता है। काफ़ी जो इन्वायरमेंट मतलब बचाने वाले लोग हैं, काफ़ी जागरूक जो लोग हैं, इनको लेकर काफ़ी मतलब मुद्दों को उठा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, इनको बचाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अन्यथा क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होगा, और उससे क्या होगा, वैश्विक तापन की समस्या आएगी, और कहीं न कहीं जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें और संकट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें बॉक्स में क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, यानी ब्राज़ील के वनों में पाया जाता है। ये मगर जैसे बड़े जानवरों को मार सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फैक्ट है, तो इनको देख लिया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पता नहीं यूपीएससी एनसीईआरटी से यदि क्वेश्चन बनाता है तो कुछ भी उठा ले, कोई उनका भरोसा नहीं है, ठीक है। तो हमें पूरा पढ़ना है, एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बिटवीन द लाइन पढ़ना है, बॉक्स को अच्छे से अध्ययन करना है। और इसमें दिया गया ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, ठीक है। आप बता सकते हो क्यों? सिंपल सी बात है कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन, ठीक है, वहाँ से प्रोड्यूस होगी। आगे जैसे वनों के प्रकार इसमें बताए गए हैं कि सबसे पहले हम बांटेंगे इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों, यदि आपको वर्ल्ड के मैप पर जलवायु को पता हो ना, कि कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती है, या तो वर्ल्ड के मैप पर जलवायु पता हो, तो आराम से आप वर्ल्ड के मैप पर क्या कर सकते हो, विश्व की जो वनस्पति है ना और वन्य जीव, उसको आप क्या कर सकते हो, आराम से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपको आना चाहिए कि वर्ल्ड का एक मैप बना के ढंग से उसके अंदर विश्व के, जैसे इस चैप्टर में आप क्या करोगे, ये चैप्टर में पढ़ाने के बाद में आप ये करोगे, आपकी होमवर्क होगा कि आप वर्ल्ड के जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, देखो दोस्तों, यदि आप ये लेसन देख रहे हो, बहुत कम मतलब भी एस्पिरेंट है जो कि इन लेसन को देख रहा है, लेकिन मेरा एक आप के साथ एक पक्का वादा है, एक विश्वास बनाए रखना कि यदि ये चीज़ें आप कर रहे हो ना ऐसा, तो आपके बेहतरीन नंबर आएँगे। उन लोगों से ज़्यादा अच्छे नंबर आएँगे जो लोग कोचिंगों में समय अपना मतलब व्यक्त कर रहे हैं क्या, या व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा समय खराब कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। उनके बजाय आप लोगों के जो मार्क्स आएँगे प्री और मेंस में, दोनों में ज़्यादा आएँगे उन उन दोस्तों के बजाय, ठीक है। उसके पीछे वजह है कि आपको यार वो व्यक्ति पढ़ा रहा है जो खुद मतलब इन चीज़ों से गुजरा है। और मतलब एक तरह से मेरा इसमें एक अच्छी पकड़ भी है ज्योग्राफी में, क्योंकि 4 बार मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी से मैंने मेंस दिया है, ठीक है। 3 बार इंटर कॉल भी मेरा हुआ है ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी से। तो मैं ये बता सकता हूँ कि अच्छे से ज्योग्राफी किस प्रकार पढ़नी चाहिए। ज़्यादा नहीं पढ़नी है, टू दी पॉइंट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज़्यादा आपको क्या आना चाहिए, आपको अच्छे से मैपिंग ड्रॉ करना आना चाहिए। जो विश्व की जितनी भी साइट्स वगैरह, नेचुरल साइट होगी या पॉलिटिकल साइट्स होगी, या जो साइट चर्चा में रहती है, वो आनी चाहिए आपको। मेंस के अंदर क्या आना चाहिए, मेंस के अंदर आपको विश्व का मैप बनाना आना चाहिए, या मतलब भारत इंडिया का मैप आपको आना चाहिए, ताकि आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले सको। किसी भी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मार्क लेना है आपको, जीएस में लेना है, तो आपको अच्छे से मैप ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। आप मेरे साथ साथ ये कर लिया करो, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे कि किस प्रकार मैप ड्रॉ करना चाहिए। तो हम आज ड्रॉ करेंगे किसका, जितने भी ये वनस्पति है ना विश्व की, उसको आपको मैं एक प्रैक्टिकली है ना वर्ल्ड के मैप पर यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है इस लेसन को पढ़ने के बाद में। तो सबसे पहले क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो दोस्तों, इसको रट्टा नहीं मानना है, आप यदि लॉजिकली इसको पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको मैप के माध्यम से क्या करता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। ये जैसे मैप बना हुआ है, ठीक है। अभी जैसे आप मुझे बोलो कि सर आपको मैप बनाना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं 8 से 10 सेकंड में बना लेता हूँ, तो झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्चाई है कि मैं बना लेता हूँ।
ठीक है, जैसे मैं आपके सामने अभी बनाऊँगा, अभी तो मेरे पास फिंगर से बना रहा हूँ, तो आप जानते हो फिंगर से थोड़ा टाइम लगता है पेन की बजाय। तो पेन से मुझे बनाना हो तो मैं 8 से 10 सेकंड में ईज़िली कोई भी मैप क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे आपके सामने अभी क्रिएट करके दिखाता हूँ। और इसमें ये नहीं कि आप सुंदर मैप बनाओ, सुंदर की ज़रूरत नहीं। जैसे ये मैप समझ में आ रहा है कि भाई विश्व का मैप है, इसमें कुछ दिखा रहा हूँ मैं, तो ऐसा मैप आपको बनाना है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेके बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये आपका दक्षिण अमेरिका बन गया, कितना टाइम लगेगा इसमें? ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका बन गया। अभी यहाँ पे मैं अफ्रीका बनाऊँगा, ठीक है, अफ्रीका बनने में कितना टाइम लगा? ये यूरोप बनाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे इंडिया की तरफ आके ये चाइना बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा। तो देखो अभी ये मैंने मैप आपके सामने बनाया है, ठीक है, तो इस मैप में मुझे कितना टाइम लगा? 8 से 10 सेकंड लगे मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए दोस्तों आपको। इसमें आपको मैप फिर जितनी भी वनस्पति है अभी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक आप मैप की प्रैक्टिस करोगे तो एक समय आएगा जब आप इजीली इंडिया के मतलब मैप हो सकते हैं और वर्ल्ड के मैप बना सकते हो, ठीक है। ये मैं एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोगों को सिखा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपकी एक आदत बन जाए। जैसे मुझे इंडिया का मैप फास्ट बनाना हो, दो तरह के मैप मैं इंडिया के बनाता हूँ। एक तो जहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें मेरे पास समय है तो मैं अच्छा मैप बनाता हूँ, और जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे इंडिया के मैप बहुत बहुत सारे बनाने हैं, तो वहाँ पे मैं इंडिया का मैप सीधा बनाता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि मुझे इंडिया के मैप बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो मेरे पास टाइम कम है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा करके तुरंत एक इंडिया का मैप क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये छोटा सा सिंपल सा मैप हो गया, इसमें मैं ड्रॉ कर दूंगा, ये चीज़ें दिखाऊंगा वो, है ना, ऐसा कर लूँगा। या फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे केवल साउथ इंडिया दिखाना है तो मैं साउथ इंडिया दिखाता हूँ उसमें, है ना, ऐसा करके यहाँ पे गुजरात दिखा देता हूँ, तो साउथ इंडिया बना दिया। या मुझे ये करना है कि मुझे केवल हिमालय वाला पार्ट दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ बतानी है तो मैं हिमालय वाला करके ऐसा करके आराम से नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसा करके। और यदि मुझे सुंदर मैप बनाना हो कि एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे इंडिया के मैप की अच्छी क्वालिटी की आवश्यकता है, तो वहाँ पे जैसे आपके सामने मैं करूँगा, अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो ईजिली मतलब करके ऐसा कुछ करके, ठीक है, ये देखो आप ठीक ठाक बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि सुंदर बनाना है, सुंदर की यहाँ पे आपको कोई मतलब वो पेंटिंग वाली प्रतियोगिता नहीं हो रही है आपकी, केवल आपको अपनी चीज़ें मतलब इन पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखो ये आराम से इंडिया का ठीक ठाक मैप बन गया। तो ऐसी कोशिश आपको लगातार करनी है, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि कहाँ काम आएगी। मैंने ये देखा है कि जैसे आपका जीएस फेस्ट है, मेंस की बात करें, अभी जीएस फेस्ट पेपर की बात करें, तो आप एवरेज स्कोर देखना, एवरेज स्कोर मिलेगा उसमें 90 के आसपास मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। और यदि उसके अंदर जीएस फेस्ट के अंदर आपको जहाँ जहाँ संभावना लगती है, आप इंडिया के या वर्ल्ड के मैप बना के आते हो, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो आप उनको मैप बना के उनको कुछ चीज़ें दर्शा रहे हो, तो आपके लिए अच्छा है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ पे विश्व का और इंडिया का मैप बना के आप कुछ दिखा रहे हो, तो आपका हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, एक कुछ एक नंबर एक मार्क्स प्लस होगा आपका। तो औरों के 90 या 100 आ रहे हैं ना मार्क्स, तो आपके आएंगे 115 से 120, ठीक है। या आप देखना टॉपर्स की मार्कशीट देखना, हिंदी मीडियम की मार्कशीट देखना क्या हाल है। और दोस्तों मुझे है ना 116 मार्क्स जीएस फेस्ट में मेंस में मिले हैं। अब देखो कितना अंतर आया, यही वजह थी मैंने जीएस फेस्ट में काफ़ी यूज में लिया, तो यहाँ पे फर्क नजर आया। जीएस थ्री के अंदर भी मैंने काफ़ी यूज में लिया, लेकिन वहाँ पे 104 105 मार्क्स ही आ पाए थे, उतना अच्छे अच्छे से नहीं किया मैंने। तो इसका मतलब फ़र्क पड़ता है, यदि आप फ्लो चार्ट डायग्राम मैप ये बना के आते हो ना, तो इसका आपके हर एक जो आंसर है, हर एक क्वेश्चन जो है उसमें आपको +1 मार्क्स मिलने की संभावना बनेगी, और यही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, ठीक है। ये अच्छी बातें थी, काम की बातें थी, इसलिए मैं साथ साथ बता के चल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये वर्ल्ड का मैप है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, विश्व की वनस्पति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, हम जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, इक्वेटर वाले जोन में होती है। 0 से 10 डिग्री दोनों तरफ, है ना, साउथ नॉर्थ दोनों तरफ, यहाँ पे ये अच्छा वाला सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे वर्षा आप मान सकते हो कि 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे होती है। और यहाँ पे ये भी है कि डेली 2 PM की वर्षा होती है, मतलब दोपहर के आसपास मतलब अच्छी बारिश होती है, सेवनीय वर्षा होती है। कपासी वर्षक मेघ आते हैं डेली, यहाँ पे झड़मड़ झड़मड़ जो बारिश होती है ना, झरमर लगता है ऐसी बूंदाबांदी, या मतलब अच्छी खासी बारिश यहाँ पे होती है, ठीक है। तो 200 से 400 सेंटीमीटर जब यहाँ पे वर्षा है, तो विश्व के 3 क्षेत्र आप चुनो कहाँ पे, एक तो आपका अमेजन बेसिन हो गया, कांगो बेसिन हो गया, और एक हो गया आपका मलेशिया इंडोनेशिया। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे विश्व के क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या विश्व के वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये 3 क्षेत्र हो गए यहाँ पे, आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हो, जैसे ये इसको ब्लू करते हैं हम, ठीक है। 3 क्षेत्र विश्व के ऐसे हैं जहाँ पे विश्व के सदाबहार वन या वर्षा वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी क्या क्वालिटी होगी भाई, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा है, 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा है, तो यहाँ पे सदाबहार वन मिलेंगे, ठीक है। सदाबहार वन मिलेंगे तो क्या होगा, और क्या होगा, और ये होगा कि जैसे
जो आपकी वनस्पति है ना, ज़्यादा वर्षा होती है तो वनस्पति क्या होगा, उसका मतलब काफ़ी घनी होगी, है ना। उसका जो कैनोपी है, कैनोपी मतलब आप ऊपर से जब वृक्षों को देखते हो ना, तो उसको बोलते हैं कैनोपी वितान, वितान बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कैनोपी बोलते हैं। तो इनका कैनोपी वितान कैसा है, काफ़ी मतलब बड़ा है। कारण क्या है, यहाँ पे अच्छी बारिश होने से इनको डेवलप अच्छा होगा ना, इनको आर्द्रता अच्छी मिल रही है, पानी अच्छा मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, तो इनकी लंबाई बढ़ जाएगी, है ना। इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, सबसे अधिक लंबाई इनकी देखी जा सकती है। ठीक है, इनका तना कठोर होगा क्योंकि पानी अच्छा मिल रहा है। अच्छा, इनकी पत्तियाँ कैसी होगी, बड़ी होगी दोस्तों इनकी पत्तियाँ। मतलब जो इनकी पत्तियाँ हैं बड़ी क्यों होगी, उसके पीछे वजह है कि पानी बहुत ज़्यादा है, तो इनको एक्स्ट्रा जो पानी है ना अपनी पत्तियों के माध्यम से बाहर वाष्पोत्सर्जन कर देना है या वाष्पीकरण कर देना है, जिसकी वजह से ये पेड़ सड़े गले नहीं। ठीक है, आप इनकी तुलना मरुस्थल वाले पादपों से करो, उनकी पत्तियाँ छोटी क्यों हैं, क्योंकि यदि बड़ी पत्तियाँ होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा, पेड़ नष्ट हो जाएगा, तो इनकी पत्तियाँ बड़ी है। इनका तना भी बड़ा है। ठीक है, इनकी जड़ें कैसी होगी, जड़ें ज़्यादा गहराई पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोस्तों, पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए जड़ों को मतलब ज़्यादा गहराई की आवश्यकता नहीं है। जबकि डेजर्ट वाला क्या होगा, जैसे राजस्थान, हमारे राजस्थान में खेजड़ी पाया जाता है या नीम पाया जाता है, उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होगी, 50 से 60 मीटर नीचे उनकी जड़ें होती है, क्योंकि वो पानी की तलाश में नीचे चली जाती है। जबकि यहाँ वाले पौधों में क्या है, जड़ें मतलब क्या है, गहराई पर नहीं है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे, देखो मैं कितना आपको लॉजिकली बता रहा हूँ कि सदाबहार वर्षावन को रट्टे नहीं मानना, आपको रट्टा नहीं मानना, लॉजिकली पढ़ना है कि जब ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वाला क्षेत्र है जहाँ पर 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा है, तो वृक्ष कैसे होंगे, लंबे वाले होंगे, लंबे उनका वितान होगा, बड़ा वितान होगा, जड़ें कम गहरी होगी, पत्तियां चौड़ी होगी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी वनस्पति। और इसमें प्रमुख रूप से वन कौन से, आपके रोजवुड हो गया, एबोनी हो गया, ऐसे वृक्ष इसमें सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वन्य जीव कौन से पाए जाएंगे, आपको यहाँ पे रट्टा नहीं मानना है। वन्य जीवों में प्रमुख रूप से क्या पाया जाएगा, यहाँ पे रेप्टाइल जो होंगे, जैसे मगरमच्छ हो गया ना। और एक चीज़ और याद रखना, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पूछे आपको तो यही क्षेत्र है, यही सबसे बड़े आपके बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र है, यही रीजन में, इसी रीजन में सर्वाधिक जैव विविधता होगी। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। कारण क्या है कि सर्वाधिक वर्षा, अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैव विविधता वैसे भी है ना, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती चली जाती है, ये सही बात है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, इक्वेटर पाई जाएगी। तो यहाँ पे वन्य जीव कौन से होंगे, आपके रेप्टाइल हो गए और मगरमच्छ वगैरह ये हो गई। और मतलब इसके अलावा अच्छी खासी जो जैव विविधता वाली जैसे होगी आपकी मतलब मक्खियों की प्रजातियाँ होगी, जहरीली मक्खियाँ हो गई, मेंढक हो गए, यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं। और यदि आप इनकी बात करो कि कौन से और जीव, भारी जीव, हाथी तो नहीं पाया जाएगा। हाथी यहाँ पे आएगा दलदल में फंसेगा, तो हाथी क्यों आएगा दोस्तों, ऐसे लॉजिकली पढ़ना है ना। हाथी नहीं पाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बंदर पाया जा सकता है, क्यों, क्यों पेड़ों पर बंदर आराम से झूल सकता है, उसको नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो एक कहानी सुनिए ना आपने, एक बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी, वो जिसमें बंदर क्या करता है, उस मगरमच्छ को क्या करता है, जो भी मतलब फल फ्रूट है वो इसमें कुछ हेल्प करता है, ऐसी कहानी एक है जो। ठीक है, तो वो कहानी यहीं से मतलब आप रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे बंदर, मतलब विश्व के सर्वाधिक यदि आपको बंदर की प्रजातियाँ देखनी है, और इसके अलावा और भी जो बंदर की प्रजातियाँ हैं, सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी, इक्वेटर पाई जाएगी। इसके अलावा मानव अधिवास यहाँ पे मुश्किल होगा। क्यों अधिवास मुश्किल होगा, दलदली क्षेत्र है। ठीक है, एक तो दलदली क्षेत्र होगा तो क्या होगा, बहुत ही मुश्किल अधिवास होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा जहरीली प्रजातियाँ यहाँ पे मतलब मक्खियों की या अन्य की, मेंढक की, बहुत सारी मतलब सांप वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, तो अधिवास कम होता है। और घने जंगल है, इसके कारण यहाँ पे ये होता है कि मानव के पास इतना नहीं था, कि पहले प्रौद्योगिकी इतनी अच्छी नहीं थी कि यहाँ पे जंगलों में जाए। लेकिन आजकल ऐसे होने लगा है, जैसे कि अमेजन के वर्षा वनों में क्या होने लगा है, आजकल इनका मतलब काफ़ी ज़्यादा विनाश होने लगा है, क्योंकि मानव प्रौद्योगिकी विकास काफ़ी अच्छा हो गया है, तो इनमें आसान पहुँच हो गई, तो यहाँ पे ऐसा होने लगा है। लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल देखें, मानव की प्रजाति का एग्जाम्पल देखें, तो आपको पिग्मी, कांगो के जो पिग्मी है ना, जनजाति है ना, काम पिग्मी बेसिन है भी है। तो यहाँ पे पिग्मी जो है पेड़ों पे घर बना के रहते हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ का एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, और भी हो सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल एक हो सकता है। तो ये आपका पहला वाला हो गया, कौन सा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपका कंप्लीट हो गया है। कि अब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को रट्टा नहीं मारना है। आपको जहाँ जहाँ मैंने इस मैप में एक चिन्ह किया है वो कहाँ पे है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। थोड़ा सा इसको डिटेल और देख लेते हैं, कुछ और डिटेल हो इसमें। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, तो इनमें वन हो गए आपके, वृक्ष कौन से हो गए, रोजवुड, अवनस, आबनूस और महोगनी। वर्षा 200-400 सेंटीमीटर वर्ष भर होती है, घने वितान होते हैं। सदाबहार वन है, पत्तियां अलग अलग समय में गिराते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सदाबहार वन पत्तियां नहीं गिराते हैं। दोस्तों पत्तियां गिराते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग अलग अलग होती है। जबकि पतझड़ वन है, जो मानसूनी वन है, उनकी टाइमिंग एक साथ होती है, इसलिए हमें लगता है कि वो सदाबहार मतलब एक तरह से सदाबहार वन नहीं है, क्योंकि वो तो एक साथ पत्तियां गिरा रहे हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता। सदाबहार वन में अलग अलग समय में पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, इसके अलावा जड़ें कम गहरी होगी, पत्तियां चौड़ी होगी, तना कठोर होगा, लंबा होगा। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे होगी। क्षेत्र कौन सा, अमेजन वन, कांगो बेसिन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये आपके क्षेत्र हो गए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे नजर आते हैं। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन।
तो इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भारत में मुख्य रूप से पाए जाएंगे। इसके अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाएंगे और शुष्क मौसम में ये पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है। वृक्ष कौन से? प्रमुख रूप से साल, सागवान, नीम, शीशम, जो भारत के सर्वाधिक भाग पर जो पाए जाते हैं ना, मध्य भारत में आप देखना सर्वाधिक यही वन पाए जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार नहीं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। जीव जंतु यहाँ पे बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर आदि इसमें वनों में पाए जाएंगे, क्योंकि ये वन इतने घने भी नहीं है और दलदली भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आराम से मतलब हाथी घूम सकते हैं, शेर वगैरह, ये बाघ जितने भी है। आपका जो घास पारी तंत्र है वो आराम से इसमें देखा जा सकता है, जितने भी जीव जंतु हैं। तो इसको हम आप देखना, जो दूसरा वाला है उष्ण पर्णपाती वन, इंडिया में हो गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया और यहाँ पे मध्य अमेरिका में हो गया। फिर अगला जो है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाएंगे मध्य अक्षांश, यानी मध्य अक्षांश आप मान सकते हो 30 से ऊपर, 40, 45, 50 के आसपास। मध्य अक्षांश तटीय प्रदेश, याद रखना तटीय प्रदेश। ठीक है। महाद्वीप के पूर्वी भाग, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये जलवायु के हिसाब से बने हुए हैं ना। तो मध्य अक्षांश से अभी मैप में देख लेंगे, चिंता मत करना। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका हो गया आपका, दक्षिणी चीन हो गया, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील हो गया। वृक्ष इसमें कौन से प्रमुख पाए जाएंगे? एक तो बांज और चीड़ और यूकेलिप्टस। ठीक है। तो इसमें एक मैप में देख लेना। तीसरा वाला कहाँ पे? शीतोष्ण सदाबहार वन। देखो यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे प्लॉट है, 3 नंबर हो गया आपका। ठीक है। 3, तो ये आपके प्रमुख रूप से यहाँ पे 3 नंबर मतलब पूर्वी भाग पर पाए जाते हैं ज़्यादातर, है ना, मध्य अक्षांश पूर्वी भाग पर। क्योंकि यहाँ की जलवायु जो किस प्रकार की है, मतलब जैसे यहाँ पे पूर्वी चीन समतुल्य जलवायु है ना, तो यहाँ पे ऐसे वृक्ष पाए जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांशों की ओर पाए जाएंगे जैसे हम आगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तरी पश्चिमी अमेरिका हो गया, चीन, न्यूजीलैंड, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश आदि में पाए जाएंगे। इसमें शुष्क मौसम में ये क्या करते हैं? पत्तियां झाड़ देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। प्रमुख वृक्ष इसमें भी बांज है, एस और बीच, यहाँ पे प्रमुख वृक्ष हो गए। जीव जंतु हो गए इसमें हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, फिजेंट और मोनाल पक्षी इसमें होते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये विश्व के मैप में यदि इसको देखें तो शीतोष्ण पर्णपाती को आप ऐसे ही करना है, जो भी चीज़ पढ़ते हो उसको मैप पे प्लॉट कर दिया करो ना। जैसे शीतोष्ण पर्णपाती यहाँ पे देखना 4th नंबर यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे है, इसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो विश्व के मैप में आपको दिखा देना है इसको। तो इसके अलावा अगला अगला जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है। जैसे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ये पाई जाएगी, ये ध्यान रखना आपको। महाद्वीप का पश्चिमी भाग हुआ है, दक्षिण पश्चिमी किनारे पर पाया जाएगा। और भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, जैसे इसमें भूमध्य सागरीय यूरोप हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, दक्षिणी भाग कैलिफोर्निया हो गया, दक्षिणी चिली हो गया, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया। और दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु की खासियत है ना, भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा जो होती है ना, शीत ऋतु में होती है, 100 सेंटीमीटर वर्षा शीत ऋतु। और ग्रीष्मकालीन सूखा होता है, वहाँ पे ग्रीष्मकालीन में वर्षा नहीं होती है। ठीक है। ये हम जलवायु वाली चीज़ों में पढ़ लेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी में। यहाँ पे आप चिंता मत करना कि जलवायु वाली चीज़ें, ये अभी जलवायु दोनों चीज़ें पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा लेसन हो जाएगा, घंटे 2 घंटे का। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है। शीतकालीन 100 सेंटीमीटर वर्षा है, ग्रीष्मकालीन सूखा है। इसीलिए इसमें क्या होता है, ग्रीष्मकालीन शुष्कता के कारण ही क्या होता है, वृक्षों पर मोटी छाल होती है ताकि वाष्पीकरण न हो गर्मियों में। ठीक है। इनको बचाने के लिए पत्तियां भी क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना रसीले फल कहाँ पे पाए जाएंगे? भूमध्य सागरीय वनस्पति में या भूमध्य सागरीय जलवायु में। यहाँ पे रसीले फलों में आप जानते हो संतरा, अंगूर, अंजीर, जैतून आदि। यहाँ पे विश्व का फलोदान भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों यूपीएससी में प्री में, आप देखना 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। भूमध्य सागर और भूमध्य सागरीय वनस्पति संबंधी जलवायु वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको आप वर्ल्ड के मैप में देखना, मैं दिखा देता हूँ आपको भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाएगी और भूमध्य सागरीय वनस्पति भी वहीं पाई जाएगी। एक तो ये हो गया तट आपका, है ना, इटली वगैरह हो गए, और यहाँ पे कैलिफोर्निया के आसपास हो गया। और ये याद रखना महाद्वीप का पश्चिमी पार्ट है ज़्यादातर, देख लेना क्यों है, क्योंकि पछुआ पवन आती है इसमें, पछुआ पवन बहती है ना, पछुआ पवन के कारण भूमध्य सागरीय आती है। यहाँ पे देखना दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पार्ट होगा, दक्षिणी अफ्रीका जो देश है उसका दक्षिणी पार्ट, लेकिन यहाँ पे जो पश्चिमी किनारा होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे पश्चिमी किनारा होगा, न्यूजीलैंड में भी होगा। तो ये आपके भूमध्य सागरीय जलवायु के क्या हो गए, रीजन्स हो गए। ये मैप में आप एक बार कर लोगे, लॉजिकली इनको पढ़ लोगे ना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाले और वनस्पति वाले क्षेत्र हो गए। आगे नेक्स्ट क्या होगा इसमें, जैसे आगे नेक्स्ट इसमें हो गया आपका शंकुधारी वन। दोस्तों शंकुधारी वन क्या होगा, मतलब 50 से 70 डिग्री, जैसे हम वर्ल्ड के मैप में देखेंगे शंकुधारी वन यहाँ पे पाए जाएंगे 50 से 70 डिग्री के आसपास। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश पर इनको टेगा वन भी बोलते हैं। अधिक ऊंचाइयों पर क्या होता है, जैसे हिमालय पर भी टेगा वन पाए जाते हैं। ठीक है। ये क्या है, लंबे हैं, नरम कास्ट वाले हैं और सदाबहार वृक्ष है। ठीक है। इसलिए आप देखना कि
इन क्षेत्रों में इन वृक्षों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है आपकी लुगदी वाली, अखबार और कागज़ और माचिस पैकिंग वाली इंडस्ट्री है, इसमें ये एक तो कोमल इनको काटना बहुत आसान है, ठीक है? आसानी से उपलब्ध है और स्थल भाग पर इन पे पहुँचना भी आसान है, तो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। विश्व में सर्वाधिक नुकसान जो पहुँचा है पहले, इन्हीं वनों को पहुँचा है, ठीक है? इसमें जो प्रमुख वृक्ष है चीड़ और देवदार, आप जानते हो हिमालय में भी ऐसे वन वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जीव-जंतु कौन से हैं? रजत, लोमड़ी, मिंक और दुर्वी भालू यहाँ पे पाया जाता है। तो ये हो गया शंकुधारी वन। इसके अलावा टुंड्रा वन, लास्ट में टुंड्रा वन में तो आप जानते हो ये जैसे वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पे जो आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है उसमें काई और लाइकेन जैसे मतलब घास वगैरह पाई जाती है, वो टुंड्रा वन की पार्ट है। और इसमें जीव जंतु की बात करें तो जैसे यहाँ पे सील, वालरस, दुर्वी भालू, बर्फीली लोमड़ी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे जीव जंतु पेंगुइन आपने सुना होगा ना, पेंगुइन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें घास स्थल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों घास स्थल में भी आपको रट्टा नहीं मारना। 2 प्रकार की घास है, एक तो उष्णकटिबंधीय घास, यानी जैसे अभी देखेंगे कौन से मैप में दिखाऊँगा आपको। यहाँ पे इनको जैसे सराहनीय, इसको रट्टा नहीं मारना। आप एक बार मैप पे इसको प्लॉट कर लोगे या मैप पे दर्शा लोगे ना, तो ईज़िली याद हो जाएँगे। जैसे उष्णकटिबंधीय घास के ये निम्न व मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है और 3 से 4 मीटर की ऊँचाई इनकी पाई जाती है। लगभग अफ्रीका सवाना घास इसका एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा ब्राज़ील कंपोस्ट, वेनेजुला लानोस, ठीक है? इसमें हाथी, ज़ेब्रा वही घास स्थलपाती तंत्र इसमें पाया जाता है। इसके अलावा शीतोष्ण घास के जो मैदान है, मध्य अक्षांश यानी महाद्वीप के मध्य वाले पार्ट और मध्य अक्षांश यानी उच्च वाले पार्ट, लगभग आप मान सकते हो 45-50 की डिग्री के आसपास महाद्वीप के भीतरी भाग में ये पाए जाते हैं। घास छोटी और पौष्टिक होती है। यदि दोनों की तुलना करें तो उष्णकटिबंधीय घास लंबी चौड़ी होती है, काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन बड़े क्षेत्र में होती है, लेकिन पौष्टिक उतनी नहीं होती जितनी ये होती है, ठीक है? जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी एंटीलोप मतलब हिरण जैसी प्रजाति वाले, ठीक है? कंटली झाड़ियाँ यहाँ पे अगला जो टॉपिक था इसमें, कंटली झाड़ियाँ कहाँ पे? मरुस्थलीय वाले क्षेत्रों में मिलेगी आपको कंटली झाड़ी, जहाँ पे वर्षा कम होने लग जाएगी और महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर ये पाया जाएगा। तो मैं घास के मैदान वाला आपको बता देता हूँ, कैसे आपको याद रखना है, रट्टा नहीं मारना। जैसे ये 0 डिग्री है, तो 0 से 30 के बीच में क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश है आपका। तो इसके बीच में जो भी घास पाई जाएगी वो क्या होगी? उष्णकटिबंधीय यानी गर्म घास के मैदान है। जैसे लानोज वेनेजुला या लानोस, कंपोज या कंपोज कहाँ पे? ब्राज़ील में है। और सवाना ये क्या है? सभी गर्म घास के क्षेत्र हैं, या इनको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलते हैं, ठीक है? अब इनसे 30 से डिग्री के ऊपर जो भी है वो क्या होगा? शीतोष्ण घास, कटिबंध घास के मैदान। जैसे पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना में। वेल्ड कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका। डोन कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी मध्य यूरेशिया जो है वो। प्रेयरी कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। कनाडा और यूएसए के बीच में ये प्रेयरी घास के मैदान है। तो ऐसे आपको रट्टा नहीं मारना, आपको मैप बना के उसमें एक बार दिखा देना है। देखो कितना लॉजिक है कि हाँ, उस आपको कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि गर्म घास के मैदान कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं और शीत वाले कौन से हैं। तो कितना आसानी से आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है? जैसे इसमें ये भी है कि इसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हमें देखने, सॉरी उष्णकटिबंधीय ये जो झाड़ियाँ देखनी है, मरुस्थलीय वाले क्षेत्र देखने हैं, तो बहुत आसान है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी पवन आती है, तो सबसे पहले यहाँ पे टकरा रही है, तो यहाँ पे वर्षा वन हो गई या आर्द्र वनस्पति होगी, ठीक है? बीच में आगे जाएंगे तो वर्षा कम होगी, जैसे पवन आगे बढ़ी वर्षा कम। यहाँ पे 100-150 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 50 से 70 सेंटीमीटर है। जो ये आगे गई 25 से 50 सेंटीमीटर, यानी मरुस्थल, यहाँ पे सारा मरुस्थल है। तो ऐसे आप दिखा सकते हो। जैसे यहाँ वाले क्षेत्र में भी आप देखना, जैसे यहाँ से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन जो आ रही है ना, इस क्षेत्र में अच्छे होंगे। यहाँ पे क्या होगा? मरुस्थल पाया जाएगा, ठीक है? ऐसा ही यहाँ पे पाया जाएगा मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में मतलब वनस्पति और घास के मैदान होंगे। और यहाँ पे आपका कौन सा मरुस्थल है पता ना, आप अटाकामा या कौन सा मरुस्थल है, ठीक है? ऐसा ही होता है। पूरे विश्व के मैप आप दिखाओ देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो विश्व के मरुस्थल कहाँ पे हैं? एक तो उपोष्ण जो बेल्ट है, देखो ये बेल्ट जो है मतलब 30 डिग्री वाला जो बेल्ट है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर बादल नहीं होते, और जो भी सर्कुलेशन जैसी हवाई यहाँ से ऊपर उठ के जो नीचे बैठती है ना, तो ये हवाई क्या होती है? शुष्क होती है। इसलिए इस बेल्ट में मरुस्थल है। यहाँ पे कालारी हो गया, यहाँ पे सारा हो गया, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ से लेना है इसको, यहाँ पे सारा हो गया, ठीक है? यहाँ पे अमेरिका वाला मरुस्थल हो गया, यहाँ पे अटकामा मरुस्थल हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला मरुस्थल है ही, ठीक है? तो विश्व के अधिकांश मरुस्थल कहाँ पे होंगे? उपोष्ण बेल्ट में होंगे, हाई प्रेशर बेल्ट में होंगे, क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं होती, वर्षा नहीं होती। एक और रीजन है कि यहाँ पे जो पवन है ना, जो भी पवन बहती है वो क्या होती है? लास्ट में पहुंचती है, इसलिए वर्षा भी कम होती है। एक और रीजन आता है कि कभी कभी मरुस्थल के इस किनारे पर ठंडी जलधारा होती है। ठंडी जलधारा क्या करती है? आर्द्रता कम कर देती है, वर्षा कम कर देती है। इसलिए ये भी 3 रीजन होते हैं मरुस्थल के बनने के। एक रीजन है उपोष्ण बेल्ट, दूसरा रीजन है पवन का लास्ट में पहुंचना, और एक रीजन है महाद्वीप के जो उस पार्ट में जहाँ पे मरुस्थल ठंडी जलधारा होती है। तो 3 रीजन होते हैं। तो ऐसे पढ़ सकते हैं। वनस्पति वहाँ कौन सी पाई जाएगी? मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी। तो आशा करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आएगा। कितना हमने लॉजिकली इन चीज़ों को पढ़ा है। रट्टा नहीं मारने की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी में आपको सक्सेस होना है, तो आपको हर एक चीज़ को ऐसे ही तार्किक रूप से पढ़ना है, तार्किक रूप से जानना है, और अच्छी कड़ी मेहनत करनी है। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, चाहे हिंदी मीडियम हो या अन्य मीडियम हो। तो समस्या ये रहती है कि हम हमारी ये पूर्व धारणा रहती है कि हिंदी मीडियम में मार्क्स नहीं आते। आते हैं दोस्तों, आप मेहनत तो करो, ठीक है? तो आशा करता हूँ ये लेसन आपको अच्छे से पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना,
और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।